अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ थ्रेटनिंग जो भी कंडीशंस होती हैं उनके बारे में। सीसीएन को डिस्कस करेंगे, क्रिटिकल केयर नर्सिंग को। तो इसमें हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसको हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, ये हमारा 7 सेमेस्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है बीएसएन में। अगर हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है तो हमें क्या है कि इसको कॉन्सेप्ट वाइज हमें इन टॉपिक्स को देखना होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या है कि सर्टेन इफेक्ट होता है, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो इसमें हमने ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें हमने यहाँ पे जो भी इमरजेंसी कंडीशंस है कि इमरजेंसी कंडीशंस में आ जाते हैं डिफरेंट लाइफ थ्रेटनिंग, उनको हम किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया है, फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव जिसमें अस्थमा था उसको हमने डिस्कस किया है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस थी। ठीक है, उसको हमने क्या है कि हमें उन सारी कंडीशन को क्या करना है, उनको रिजॉल्व करना है। सबसे पहले एनालाइज द लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी इन रियल लाइफ। जो भी सिनेरियो में रियल लाइफ सिनेरियो में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उनको एनालाइज करना है, और रिकॉग्नाइज्ड एंड सीवियरिटी ऑफ वेरियस कंडीशंस एंड टेक अप appropriate actions as per गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस पे हमें एक्शन लेना होता है। उसके अलावा हमें क्या करना है, एंड टेकन उसके अलावा अंडरस्टैंड द प्रोमोट एंड रिकवरी एक्शन। हमें क्या है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर पेशेंट को हो गई है तो हमें क्या किस तरीके से उस कंडीशन को प्रोमोट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिसीजन क्या ले सकते हैं। उस कंडीशन को किस तरीके से हम उसके अगेंस्ट हम उसकी प्रिवेंशन के लिए कौन से एक्शन लेंगे, और उस कंडीशन और सिचुएशन में हम क्रिटिकली किस तरीके से उसको रोकते हैं या फिर प्रिवेंट करते हैं या फिर रिजॉल्व करते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे लाइफ थ्रेटनिंग जो कंडीशंस या फिर इमरजेंसीज हम कह सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस या फिर सेक्शनल जो ब्रीथिंग होती है, सीजनल ब्रीथिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भी टॉपिक्स आते हैं कि रेस्पिरेटरी कौन कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, उन सबको हम लिस्ट करके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सीवियर चेस्ट पेन, शॉक्ड या फिर अनकंट्रोल ब्लीडिंग्स, और उसके अलावा चोकिंग्स, इनको हम पॉइजनिंग्स, प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस एंड सीवियर बर्न, इन सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हेड एंड स्पाइन इंजरी को डिस्कस करेंगे। ये सारी वो कंडीशंस है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है, जिनमें सीवियरिटी ज़्यादा होती है। तो हमने यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, उसमें जो फर्स्ट था हमारे पास एस्थमेटिक अटैक, उसको हमने डिस्कस किया है। ओवरऑल जितने भी एस्थमेटिक अटैक्स हैं उनके बारे में, एस्थमेटिक अटैक उसके जो भी इंटरवेंशन उनको हमने डिस्कस किया है। सेकंड इसका जो टॉपिक है उसको हम आज रेस्पिरेटरी का उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं चॉकिंग को। ठीक है, चॉकिंग इज व्हेन योर एयरवे गेट ब्लॉक्ड। चॉकिंग में क्या हो जाता है कि एयरवे ब्लॉक्ड हो जाती है, कोई ऐसी चीज जो आपके एयरवे में ट्रेकिया में फंस जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चॉकिंग। जिसमें यहाँ पे क्या है कि चॉकिंग में क्या होती है कि एयरवे ब्लॉक होती है, उसकी वजह से प्रॉपर ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। कोई भी चीज आपके जो भी है ना ट्रेकिया वहाँ पे फंस जाए, एयरवे में फंस जाती है, तो वहाँ पे आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर सकते, प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकते, उसको हम चॉकिंग कहते हैं। द सम चॉकिंग एयरवे कैन इंटर टू पार्टली द फुली ब्लॉक्ड। या तो वो पार्टली कुछ ब्लॉक हुई होती है या वो फुली ब्लॉक होती है, तो उसकी वजह से ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। या फिर मिडल ब्लॉकेज, दे शुड एबल टू क्लियर देमसेल्फ। कि अगर जो मिडिल ब्लॉकेज है, ऐसी ब्लॉकेज है जो हम खुद से उसको क्या करते हैं, क्लियर कर सकते हैं,
जो पेशेंट्स है वो खुद से उस चीज़ को जो ब्लॉकेज है उसको रिजॉल्व कर सकता है या नहीं, एज अ कफिंग के थ्रू जो। और उसके अलावा जो मिडल ब्लॉकेज होती है वो एबिलिटी होती है कि वो पेशेंट खुद कफिंग के थ्रू उस ब्लॉकेज को रिजॉल्व कर रहा है। और सिवियर जो ब्लॉकेज होती है दे आर वांट टू बी एबल टू कफ एंड विदाउट एनीवन हेल्प देयर दे आर अनरिस्पॉन्स्ड, कि है ना उसको अनरिस्पॉन्स्ड हो, जो वो कफ कर रहा है उसमें कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं है, कि वो सिवियर ब्लॉकेज होती है तो वो कफ के थ्रू वो चीज़ें बाहर जो ब्लॉकेज है वो रिजॉल्व नहीं होती है, ठीक है, अनरिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स होता है। बट दे आर बट इफ दे डू कम्स फॉर अनरिस्पॉन्स दे आर thyroid muscles they are relaxed and open to airway and they are getting the resumes breath, they are prepared to get resume breath and chest compressions। अगर वो कफ नहीं कर पा रहा है तो हमें क्या है कि चेस्ट को कंप्रेस करके और यहाँ से जो रिलैक्सेशन हमने जो यहाँ पे हमने देखा है कि इस तरीके से हम उसको सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कफ करे। अगर वो कफ नहीं कर रहा है, कफ से उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि उसकी जो चेस्ट कंप्रेशन और हम क्या है कि हमारे थंब से जो है ना हम बैक साइड पे पुश करते हैं, ताकि वो जो भी उसकी जो चीज़ उसने उसकी ब्लॉकेज है वो रिज़ॉल्व हो सके। दे आर चॉकिंग्स एडल्ट दे वांट टू लुक फॉर, कि हम जो एडल्ट में चॉकिंग होती है कोई चीज़ फँस जाती है तो हम किस तरीके से देखते हैं। If you think someone choking, ask them are the choking check they are not suffering for the some things, कि हम चेक करेंगे कि उसको ब्रीथिंग या फिर किसी चीज़ से वो सफ़र नहीं करा है। द कैन स्पीक और क्राई एंड कम, अगर वो स्पीक कर रहा है या फिर क्राई कर रहा है या फिर वो कफ कर रहा है तो हम उसको ऐसा हमें क्या है कि हमें पता चल जाएगा वो उस चीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है। अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती है, क्राई नहीं होता, ब्रीथिंग नहीं होती है, कफ नहीं होती है, तो फिर हमें क्या है कि हमें इमरजेंसी या फिर सीवियरिटी को देखना होता है, कि अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो वो पेशेंट सीवियर इस कंडीशन में जा रहा है, ठीक है? उसकी शॉकिंग वो ब्लॉकेज ज़्यादा है। Then can they should be able to clear thyroid and they want to cuffings, कि हम उसको अगर ये चीज़ें हैं तो वो क्या है कि वो अगर वो रोप आ रहा है उसके अलावा ब्रीथ कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कफ करें, ताकि आपकी कफिंग के थ्रू आपकी जो ब्लॉकेज है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, इनकरेज करेंगे। if they cannot cough the make any noise they a serious choking adult, तो अगर वो कफ नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम किसी को बुलाएंगे ऐसा हेल्प के लिए, क्योंकि वो एक सीरियस चॉकिंग जो है एडल्ट में होती है। दे कैन नीड डू एंड हेल्प टू क्लियर थायराइड, दे आर 3 स्टेप्स, हमें क्या है कि उसके लिए भी 3 स्टेप कि जो एडल्ट है, ठीक है, उसको अगर चॉकिंग हो गई है, उसने कोई उसकी कोई भी ब्लॉकेज हो गई है उसकी थायराइड में, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसको बोलेंगे कफ करे। अगर कफ से वो चीज़ रिजॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो वो ज़्यादा ब्रीथ भी नहीं ले पा रहा है सही से, तो हम हेल्प के लिए बुलाएंगे किसी को, और उसके अलावा 3 स्टेप हम उस पे अप्लाई करेंगे। कफ आउट, सबसे पहले उसको इनकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कफ करे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में 1 to 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में उसको कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कफ करे, ताकि जो भी चीज़ फंसी हुई हो वो निकल जाए गले से, ठीक है। इनकरेज द कफ, दे नॉट क्लियर दे आर ऑब्जर्वेशंस obstructions, the support was upper body and with one hand and help to the land towards,
इनवर्ड्स, और उसको एक अपर बॉडी को एक हाथ से हम पकड़ के जिस तरीके से इस डायग्राम में है उस तरीके से हम करते हैं, ताकि अगर उसकी कफ के थ्रू नहीं निकल रही है तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड, जो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेप जिसमें आ जाता है, इफ सेकंड टू फोर्थ स्टेप्स स्प्लिट इट आउट, ठीक है, उसको बोलेंगे कि आप कफ कैन नॉट वर्क, अगर कफ वर्क नहीं कर रही है, कफ के थ्रू वो चोकिंग रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे कि आप क्या करें, स्प्लिट इट आउट, ठीक है, स्लिप्ट आउट करें, जिसमें क्या होता है कि हम उसको टू वर्ड रखते हैं और हम क्या करते हैं चेस्ट और बैक साइड पे हम क्या करते हैं उसको heel of your hand they give up the 5 6 and back blows and between the shoulder। तो इस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, पीछे से हम बैक से क्या करते हैं अपने जो थम्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं उसको देते हैं कंप्रेशन, ताकि उसकी जो कफ है उसकी जो भी चोकिंग है वो रिजॉल्व हो सके। ये हमारा सेकंड टू फोर स्टेप्स है, जो हमारे 4 स्टेप्स है उसका सेकंड स्टेप है। अगर उससे भी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, एज एब्डोमेन, एब्डोमेन की जगह पे हम क्या करते हैं जो हैंड को रख के उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उसको अपर एंड इन करेंगे, ताकि उसका जो भी अप एंड इन करेंगे जिसकी वजह से जो भी उसकी क्या है कि दे आर बॉटम टू द bottoms, the buttons and bottoms, they are chest, they are lower hands and they clean first and up to up straight inwards and upward। हम सबसे पहले उसको इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद इन्वर्ट करके उसको नीचे की तरफ नहीं अपवर्ड करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे रिब के अपवर्ड आ रही है उस तरीके से उसको कंप्रेशन करेंगे, तो ताकि उसकी जो भी चीज़ें अगर वो चेस्ट कंप्रेशन कफिंग से नहीं निकल रही है, हम अगर स्प्लिट इट आउट कर रहे हैं उससे नहीं निकल रही है, तो हम क्या करेंगे स्क्यूजिंग्स इट्स आउट करेंगे। स्क्यूजिंग आउट में क्या होता है कि हम जो चेस्ट के नीचे जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन से हम क्या करेंगे उसको कहेंगे इनवर्ड। सबसे पहले उसकी जो हम पुश करेंगे इनवर्ड और फिर करेंगे अपवर्ड, ताकि कोई भी चीज़ फंसी हुई हो वो जो है ना मसल के कंप्रेशन से प्रेशर से वो चीज़ निकल जाए, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें कॉल फॉर हेल्प, अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं आ रही है हम क्या करेंगे हेल्प के लिए कॉल करेंगे, ताकि हम क्या है कि उस पेशेंट को हाँ, उसको जो भी उसकी एक चोकिंग है उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, उसकी किसी भी चीज़ से रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे कॉल करेंगे, ताकि हमें क्या है कि उस पेशेंट को हेल्प आउट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कॉल करेंगे। स्टिल दे चॉकिंग दे कॉल द मेडिकल हेल्प, द वंस दे आर कॉल्ड फॉर कंटिन्यूस 2 and 3 बैक बाउट्स एंड एब्डोमेन थ्रस्ट, हम एब्डोमेन थ्रस्ट करते हैं एंटिल दे आर डू द क्लियर, कि क्लियर हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे हेल्प के लिए, हम अनरिस्पॉन्स हो रहा है तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं हेल्प के लिए हम उसको कहते हैं कि हमने चेस्ट के ऊपर 3-4 कंप्रेशन कर ली है, तो फिर उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसकी कंडीशन सही नहीं हो रही है, तो हम हेल्प के लिए क्या करते हैं कॉल करते हैं। उसके अलावा इफ दे कम्स टू रिस्पॉन्स टू स्टेज ओपन दे आर एयरवे दे आर चेक दे आर ब्रीथिंग, अगर क्या है कि अन रिस्पॉन्स है एनी स्टेज में, तो फिर हमें क्या है कि ओपन करनी होती है, चेक करनी होती है, एयरवे ओपन करनी होती है और ब्रीथिंग हमें क्या है चेक करनी होती है। अगर ब्रीथिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाती है तो वो पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है, इसलिए हमें क्या है कि ब्रीथिंग और इसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है।
उसके अलावा इफ़ दे आर नॉट ब्रीथ स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हमें क्या है कि चेस्ट कंप्रेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि वो हेल्प के लिए हमने कॉल की है वो जब तक आए तब तक हमें क्या है कि चेस्ट कंप्रेशन करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है। अगर वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उसकी डेथ हो सकती है पेशेंट की, तो इस वजह से हमें क्या है चेस्ट कंप्रेशन करना ज़रूरी होता है। उसके अलावा रिज्यूमेशंस एंड टू ट्राई द रिलीजिंग्स एंड, हमें क्या है कि सीपीआर करना चाहिए ताकि कार्डियोपल्मोनरी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो रिजॉल्व हो सके। और उसके अलावा हमें उसके बाद जो है कि अन रिस्पॉन्स टू ब्रीथ, अगर ब्रीथ नहीं हो रही है तो हमें क्या है कि इंस्ट्रक्शन यही होती है कि हम ट्रीटिंग समवन अनरिस्पॉन्स, अगर सीपीआर से भी वो अनरिस्पॉन्स है फिर हमें क्या है कि उसको हॉस्पिटल एज हमें ले जाके उसकी जो ये कंडीशन है उसको रिजॉल्व करना होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं। हम अगर चोकिंग किसी पेशेंट को कोई भी चीज़ चोक हो गई है वो तो उसमें हम क्या करते हैं, ये 4 स्टेप हम फॉलो करते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्प के लिए बुलाते हैं और ट्रस्टी कह देते हैं उसको, पेशेंट को। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।